एक बहुत ही अहम मामले में अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के एक अदालत ने बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम फैसला सुनाया है। क्या है वो मामला और क्या फैसला कोर्ट ने सुनाया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आइए सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। लेकिन ये पूरी कहानी जो है आपको नटशल में सुनाऊंगा, और ये कहानी है भयानक अपराध की, जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। ऐसा अपराध किया भी जा सकता है या कोई कर भी सकता है। मामला तिरुवनंतपुरम का है, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। 8 अप्रैल 2017 की ये बात है। शहर के एक मकान से अचानक धू धू कर आग की लपटें बाहर निकलने लगी। बहुत तेज़ आग लगी हुई थी और आसपास के जो भी लोग थे उन्होंने फ़ौरन फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। मोहल्ले के पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग अपने तौर पर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इस मकान में रहते थे 5 लोग, और 5 लोगों का पूरा परिवार जो है वो गायब था। यानी आग लगी हुई थी लेकिन कोई भी मकान के बाहर नहीं था। ऐसे में लोगों की सांसें हलक में अटक गई, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मकान के अंदर वो सारे लोग ट्रैप हो गए हों। लोग लगातार पुलिस को और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने लगे। कुछ देर में फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँची, फायर फाइटिंग शुरू की गई और इस आग पर काबू पाया गया। ये मकान है बेसिकली रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर 60 साल के राजा थंककम, जिनका नाम है, उनका ये मकान था। और यहाँ उनके साथ उनकी पत्नी 58 साल की जीन पद्मा, उनका बेटा काडेल जीन शिन राजा, जिसकी उम्र 35 साल है वो, और 26 साल की एक बेटी कैरोलिन रहा करती थी। इसके अलावा ललिता नाम की एक और 70 साल की बुजुर्ग नेत्रहीन महिला इस मकान में रहती थी, जो राजा थंककम की जो पत्नी है जीन पद्मा, उनकी बड़ी बहन थी। तो ये सारे लोग वहाँ रहते थे, भरा पूरा परिवार, और मकान जो है जलकर राख। अब जब आग पर काबू पाया गया तो पुलिस की टीमें अंदर गईं। आग बेसिकली ऊपर के फ्लोर में लगी थी, नीचे का फ्लोर आग से पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब ऊपर आग लगेगी तो कुछ हिस्सा तो नीचे का भी जलेगा। तो ऊपर के फ्लोर में जब पुलिस फायर फाइटिंग के बाद जब अंदर पहुंची देखने के लिए कि कोई इस आग या हादसे का शिकार तो नहीं हुआ, तो पुलिस जो है, इससे पहले कि ऊपर पहुंचती, पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर में जो देखा उसी से पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने देखा कि 70 साल की जो बुजुर्ग महिला है ललिता, जो नेत्रहीन थी, उसकी ग्राउंड फ्लोर में लाश पड़ी हुई है। और लाश जो है वो जली हुई हालत में नहीं, बल्कि ललिता पर किसी तेज धार हथियार से वार किए जाने के निशान पुलिस को नजर आए। तो जब पुलिस को ये निशान नजर आए तो पुलिस को मामला समझ में आ गया कि ये मामला जो है सिर्फ एक्सीडेंटल फायर का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है। अदरवाइज ललिता के शरीर पर तेज धार हथियारों से वार किए जाने के निशान नहीं होते। तो खैर, ये तो ललिता की बात हुई। पुलिस को अब बाकी लोगों के बारे में भी पता करना था। तो पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जब ऊपर पहुंची जले हुए हिस्से में, तो उन्होंने देखा कि ऊपर परिवार के 3 लोगों की लाशें जो है वो बुरी तरह जली हालत में पड़ी है। और उन लाशों की हालत ऐसी है कि देखकर पहचान कर पाना मुश्किल है कि ये लाशें किनकी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपने तौर पर पहचान करने की कोशिश की, क्योंकि परिवार में जो लोग थे उनका ब्यौरा तो सामने था ही। तो ये अनुमान लगाया गया कि शायद ये लाश जो है राजा थंककम, जो इस मकान के मालिक हैं, यानी परिवार के मुखिया, उनका है, और एक लाश उनकी पत्नी जीन पद्मा की है, और एक लाश उनकी बेटी कैरोलिन की है। मतलब ये 3 लाशें जली हुई हालत में ऊपर मिली थी, और नीचे ललिता की लाश थी। जो 5वां शख्स था, इस परिवार का बेटा काडेल, वो जो है नदारद था, वो गायब था। अब काडेल घर से बाहर था, लेकिन जब उसे पता चला कि आग लग गई है इस तरह से घर में, मोहल्ले में, और पूरा बवाल मचा हुआ है, बड़ा फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहा है, तो ये जो लड़का है उस वक्त वो चेन्नई में था। वो वहाँ से भागता हुआ वापस अपने घर आया, क्योंकि कोई भी आदमी हो, जब उसे पता चलेगा कि उसके घर में आग लग गई है और बड़ा हादसा हुआ है, तो वो कहीं भी रहेगा, दौड़ता भागता पहुँचेगा। तो चेन्नई से वो तिरुवनंतपुरम पहुँचा, और तिरुवनंतपुरम पहुँचने के बाद उसने घर की हालत देखी, वो बदहवास हो गया। लेकिन चूंकि इस परिवार का वही एक इकलौता जिंदा बचा शख्स था, तो पुलिस को उससे पूछताछ भी करनी थी। अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की कि भाई ये हुआ कैसे, और तुम्हें क्या लगता है किसने हमला किया होगा, किसने मारा होगा, क्योंकि हमें तो शक है कि ये एक्सीडेंटल फायर नहीं है। नीचे जिस तरह से ललिता की डेड बॉडी पड़ी है और उसमें तेज़धार हथियार से मारे जाने के निशान है, वो इंडिकेट करता है कि मर्डर का मामला है। तो इस लड़के ने बड़ी हैरानी जताई, और वो बिल्कुल क्लूलेस था, कुछ बता नहीं पा रहा था कि इस घटना के पीछे कौन हो सकता है। लेकिन पुलिस ने सारा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया, इस लड़के के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक की, ये कहाँ था, कब घर से निकला,
और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उस परिवार के हैं, खासकर इस लड़के के जो बिलोंगिंग्स लड़के के साथी थे, पुलिस ने वो सारी चीज़ें चेक की, सीसीटीवी फुटेज आसपास के चेक किए। और इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद एक तरह से देखा जाए तो प्रोफेशनल और इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को इस लड़के पर, जो घर का बेटा है काडेल जीन शिंग राजा, उस पर शक होने लगा। पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि इस लड़के ने ही इन 4 हत्याओं को अंजाम दिया हो। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट या फिर जिसे कहते हैं ना बियॉन्ड द डाउट वाला कोई एविडेंस अब तक नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें संकेत दे रही थी कि शायद लड़का जो इकलौता जिंदा बचा है वो इस केस में शामिल है। तो पुलिस ने फाइनली उससे पूछताछ करने का फैसला किया। शुरू में तो उसके परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ था तो उससे बहुत सख्ती नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उससे पूछताछ करने की शुरुआत की। और शुरू में वो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन बाद में उसने एक बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि असल में मैं एक रिसर्च कर रहा था, एक प्रयोग कर रहा था, और उसी प्रयोग के सिलसिले में, उसी प्रयोग के क्रम में मैंने ही अपने पूरे परिवार की हत्या की। पुलिस ने कहा, भाई ऐसा कौन सा प्रयोग कर रहे थे कि किसी की जान लेनी पड़ी और वो भी पूरा का पूरा परिवार, सबकी हत्या कर दी? तो उसने कहा, हाँ साहब, ये प्रयोग जो है थोड़ा पैरानॉर्मल किस्म का था, यानी ये भौतिक दुनिया और जो इसके बाहर एक दुनिया है, उन दोनों के बीच का एक प्रयोग था, तो इसलिए मुझे हत्या करनी पड़ी। पुलिस ने कहा, पहली न बुझाओ, फ़ौरन बताओ। तो इसने कहा कि मैं बेसिकली किसी की मौत के समय उसके शरीर से जब आत्मा निकलती है, सोल जब डिपार्ट होता है, बॉडी को जब छोड़ के वो आत्मा निकलती है, तो वो आत्मा कैसे निकलती है, कैसी दिखती है, कहाँ जाती है, मैं इस चीज़ को समझना चाहता था। और इसी समझ के लिए मैंने अपने परिवार की हत्या की। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी। पुलिस ने उससे और सख्ती की और पूछताछ की, और फाइनली उसने जो है तरह तरह की बातें बनानी और अजीबोगरीब हरकतें करनी पुलिस के सामने शुरू कर दी। पुलिस ने जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो पुलिस ने पूछा कि हाँ भाई बताओ, कोई तुम्हें मानसिक बीमारी, कोई तकलीफ़? तो उसने कहा कि हाँ साहब, मुझे मानसिक बीमारी तो है और मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक मानसिक बीमारी है जिसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर पहले भी सुना होगा। स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से बहुत सारी हत्याओं की और क्राइम की घटनाएं पहले भी हुई हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी जो है खुली आंखों से सपने देखने लगता है, यानी कल्पना करने लगता है। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अचानक मैं ये फ़र्ज़ करने लगूँ कि मेरे आमने सामने जो भी लोग हैं वो सारे मेरे दुश्मन हैं, वो सारे मुझे मार डालना चाहते हैं। तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? या तो मैं भागूंगा, या तो फिर उनकी हत्या करने या उन्हें मारने की कोशिश करूंगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक बहुत भयानक बीमारी है। मैंने तो जस्ट आपको एक इंस्टांस बताया, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का सपना आदमी देखे, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में जब आदमी फियरफुल कंडीशन में होता है और उसे लगता है कि कोई उस पर हमला कर सकता है या हमला करने वाला है, जब वो डरा हुआ होता है तो वो कुछ भी करता है। तो इसने बताया कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है और वो आत्माओं को देखना चाहता था, इसलिए उसने हत्या कर दी। तो पुलिस को शुरू में तो इसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में पुलिस को लगा कि हो सकता है भाई कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जिसके चक्कर में उसने हत्याएं की हो। पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुमने ये हत्याएं कैसे की, कब की? तो उसने कहा, देखिए मैंने जो हत्याएं की वो सबसे पहले मैंने अपने पिता, माता और बहन, इन तीनों की हत्या की, और फर्स्ट फ्लोर पर इन तीनों को 5 अप्रैल को मैंने बुलाया था। बोला क्या कहकर बुलाया? उसने कहा कि मैं एक वीडियो गेम खेला करता था, उस वीडियो गेम के बारे में मैं अपने परिवार को कुछ दिखाना या बताना चाहता था, और इसी बहाने से मैंने पूरे परिवार को ऊपर बुला लिया था। और चूंकि मेरी जो मौसी है ललिता, वो नेत्रहीन है, बुज़ुर्ग हैं, ऊपर के फ्लोर में आना उसके लिए मुश्किल था, तो उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो नीचे के फ्लोर में ही रही। और जब ये हमारे परिवार के बाकी तीनों लोग ऊपर आ गए तो फिर मैंने वही आत्मा को निकलता हुआ देखने के लिए सबसे पहले दरवाजे की कुंडी लगाई, और फिर उसके बाद मेरे पास दाव है, दाव जिसे मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से उस हथियार को पुकारा या बोला जाता है। मैचेट कहते हैं इंग्लिश में, आप सबको पता है। और ये वो हथियार है जो आमतौर पर आपने कई बार साउथ की लाइफस्टाइल में या फिल्मों में भी देखा होगा, जिसे नारियल वारियल छीलने काटने के भी काम आता है वो। तो वो जो मैचेट है, उसने कहा कि उस मैचेट से, उस दाव से मैंने अपने पिता, माता और बहन पर वार किया और उनकी मैंने हत्या कर दी। और बहुत तेज़ी से, बहुत शार्प वेपन था, उसका मैंने इस्तेमाल किया, जिससे मैं तीनों की हत्या करने में कामयाब रहा। उसने ये बताया कि ये हत्या मैंने 5 तारीख को ही कर दी थी और किसी को इसके बारे में पता नहीं चला था। और इसके बाद मैं घर में ही रहा और नीचे के फ्लोर में मेरी मौसी भी रही, उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बीच में उनकी मेड सर्वेंट 5 तारीख को ही इनके घर आई थी, ये कहते हुए कि बताओ खाना वाना बनाना है तो, क्योंकि वो मेड सर्वेंट अक्सर घर में आकर लंच डिनर प्रिपेयर कर दिया करती थी। तो इसने 5 तारीख को इस घटना को अंजाम देने के बाद जब मेड आई थी तो उसने मेड को ये कहते हुए वापस भेज दिया था कि परिवार के सारे लोग बाहर घूमने के लिए गए हैं और मैं भी कहीं बाहर से ही खाना मंगा लूँगा, तो तुम चले जाओ।
अब घर में जब 3 लाशें पड़ी हो और इसके मन में एक और मर्डर की प्लानिंग चल रही हो तो जाहिर है वो किसी बाहर वाले आदमी को तो घर के अंदर एंट्री देगा नहीं, तो मेड सर्वेंट को उसने वापस भेज दिया था। और इस बात के प्रमाण बाद में जब मेड सर्वेंट से पुलिस ने पूछताछ की तो उससे मिल गए, क्योंकि मेड सर्वेंट ने एग्जैक्टली यही सीक्वेंस जो है पुलिस वालों को बताया, तो चीज़ें एक दूसरे से कोरोबरेट कर गई। इसके बाद उसने बताया कि 5 तो हत्या हुई ही, 6 और 7 तारीख को तक 2 दिनों तक वो सोचता रहा, इंतज़ार करता रहा कि वो क्या करे, और फाइनली 8 तारीख को जब उसे कुछ सूझा नहीं तो उसने उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी तरीके से उसने अपनी मौसी ललिता जो नेत्रहीन थी उनकी जान ली, दाव से हत्या करके हमला करके काट कर उनकी हत्या कर दी, और फिर ऊपर के कमरे में जाकर आग लगा दी जिससे वो तीनों लाशें जलकर राख हो जाए और सारे सबूत मिट जाए। उसे पूरा यकीन था कि आग जो है फैलेगी तो पूरे मकान में फैल जाएगी और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में लाश पड़ी है वो भी जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद वो निकल गया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो चेन्नई चला गया था, लेकिन जब वो चेन्नई पहुंचा और वहाँ जब उसने टीवी चैनल देखा, खोला, तब तक उसे पता चला कि आग जो है बुझ चुकी है और आग भयानक लगी थी। एक परिवार के 3 लोगों या फिर 4 लोगों की मौत की खबर है। इस तरह की खबर जब उसने देखी और टीवी चैनल पर लगातार हेडलाइन बनकर वो खबर चल रही थी तो उससे रहा नहीं गया, वो फिर वापस आ गया। हालांकि हत्या करके कायदे से मुलजिम भागता है, ये भी भागा था, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, इसे लगा कि जाता हूँ घर और घर जाकर ड्रामा करूँगा कि अरे ये क्या हो गया। वो इसी इरादे से वापस आया भी था और अपने आप को इस मर्डर से पूरी तरह अनजान बताता हुआ वहाँ घर के बाहर भोला बनकर खड़ा था, मासूम बनकर खड़ा था। तो इससे शुरू में लोगों को हमदर्दी भी हुई, फिर पुलिस ने भी इससे पूछताछ की तो शुरू में पुलिस को हमदर्दी हुई, लेकिन जब इस तरह के संकेत मिले कि कत्ल में इसका रोल हो सकता है, फिर सख्ती की, तो इसने खुद अपने मुंह से सारी बातें कबूली। अब पुलिस को ये पता करना था कि क्या इसने वाकई मानसिक बीमारी की वजह से ये 4 कत्ल कर डाले या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है। तो मनोवैज्ञानिकों से, मनोचिकित्सक से पुलिस ने बाकायदा इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट करवाया, और जब टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि इसको कोई स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। अब सवाल यह है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने आखिर आत्मा का दर्शन करने के लिए एक परिवार के 4 लोगों की हत्या क्यों कर दी? तो पता चला कि वो कहानी भी झूठी है। असल में उसको कोई आत्मा का दर्शन नहीं करना था, वो अपने परिवार के सारे लोगों से, खासकर अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। ये लड़का जो है पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन परिवार काफ़ी एफ्लुएंट था, पैसे वाला था। तो परिवार ने इस लड़के को, काडेल जीन शिन राजा को, पैसे खर्च करके भेजा था ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, लेकिन वो वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने में नाकाम रहा और 2009 को ये लड़का वहाँ से वापस आ गया था। लेकिन 2009 को जब ये लड़का वापस आया, तब से लेकर 2017 जब ये हत्या हुई, तब से लेकर ये लगातार इस परिवार में था तो ज़रूर, साथ रहता तो ज़रूर था, लेकिन उसके माता पिता इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, उसे नाकारा, निकम्मा मानते थे और एक तरह से पूरे परिवार में इसको आइसोलेट कर दिया गया था, इसको अलग थलग कर दिया गया था। परिवार के लोग उससे ठीक से बात नहीं करते थे, जैसा कि इसने बताया है। पता नहीं सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि जिन पर इल्ज़ाम है वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन इस लड़के का ये कहना था कि पूरे परिवार ने उसको आइसोलेट कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं की, दुर्व्यवहार करते थे और पूरा परिवार अच्छी ज़िंदगी जीता था, लेकिन इसको बड़ी मुश्किलों में और तकलीफ़ों में जीना पड़ता था, रहना पड़ता था, जिसकी वजह से इसके मन में बड़ी नफ़रत थी और उसने इसी नफ़रत की बदौलत अपने पूरे परिवार की हत्या की। और हत्या करने के बाद आत्मा का दर्शन करने या आत्मा को देखने की कहानी गढ़ दी, जिससे लोगों को लगे कि यह आदमी वाकई दिमागी तौर पर कमज़ोर है या अशांत है, जिसकी वजह से हत्या की थी। लेकिन अब इसने सारी कहानी, सारा सच पुलिस को बता दिया था और पुलिस ने शुरू से लेकर अंत तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लेकर सीसीटीवी फुटेज, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उसके घर से बाहर निकलना, घर में वापस आना, झूठ बोलना, साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट में ये बात साबित हो जाना कि वो पागल या स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी उसको नहीं है, ये सारी चीज़ें पुलिस ने डॉक्यूमेंट के तौर पर इकट्ठा की। सारे लोगों के बयान लिए, जिन्होंने आग की लपटें पहली बार देखी उनका बयान लिया, मेड सर्वेंट का बयान लिया और पुलिस ने एक बहुत मजबूत, एक कंक्रीट केस इस मामले में तैयार किया। उस केस की लगातार सुनवाई होती रही, कई सारे गवाह पेश किए गए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कोर्ट में अपनी बात रखी। इसका कन्फेशन स्टेटमेंट था काडेल जीन शिन राजा का, जिसकी उम्र आज की तारीख में 35 साल है। और फाइनली तिरुवनंतपुरम की कोर्ट ने सोमवार को, आज के दिन, इस लड़के को दोषी पाया है और इस 4 हत्याओं का गुनहगार करार दिया है। अब कोर्ट आने वाले दिनों में ये तय करेगी कि इस गुनाह के बदले इस लड़के को क्या सज़ा दी जाए, कैसी सज़ा दी जाए। हत्या के मामले में आप सब जानते हैं हमारे देश में दो तरह की सज़ाएं हैं, आजीवन कारावास की सज़ा या फिर फांसी की सज़ा। अगर तो कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर चलती है या महसूस करती है कि यह मामला वैसा ही है तो इसे फांसी की सज़ा होगी, वरना इसकी पूरी उम्र सलाखों के पीछे निकलनी तय है। तो ये थी
कहानी, ये था एक वाकया जिसमें एक नौजवान लड़के ने अपने पूरे के पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, सिर्फ नफरत में, गुस्से में और परिवार वालों के रूखे रवैये की वजह से। लेकिन उसने उसके बाद जो ड्रामा किया था, उस ड्रामे की पोल खुली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर किसी कहानी, फिर किसी वाकये के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा।